चैप्टर 51। दादी तुमसे मिलना चाहती है। रिहर्सल के आखिर तक भी सी श्या वान वान को किस नहीं कर पाया। वैसे भी हर किसी का स्वाद सी ये हान जितना यूनिक तो नहीं होता ना। रिहर्सल के बाद ये वान वान सीधा हॉस्टल लौटी। सबसे पहले मेकअप हटाया, फिर शॉवर लिया और फिर अगली दिन की मेकअप लुक की प्लानिंग करने लगी। साथ ही लैपटॉप भी ऑन कर लिया। अब स्कूल के पढ़ाई में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं थी। अब उसने ठान लिया था कि वो ऑनलाइन फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज खरीदेगी और खुद से स्टडी करेगी, क्योंकि असली टारगेट सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं था। असली मकसद था अपने पापा से छीनी गई हर एक चीज को वापस पाना, जो उसके सेकंड अंकल और ये ने छीन ली थी। पहले उसे लगता था कि उसके पापा ही कायर हैं, जिनकी वजह से गू यूजे से उसका रिश्ता टूट गया। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, सब कुछ उसकी खुद की गलती थी। उस दिन ये ने गू यूजे का नाम लेकर उसे एक सुनसान जगह बुलाया, उसे कुछ सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की, और फिर उसका अंकल उसे ब्लैकमेल करने लगा। अपने पापा से बोलो कि वो अपनी कंपनी के शेयर्स दे दें और फंड मिसयूज का इल्जाम खुद ले ले, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो उसे ड्रग्स देने वाला था, फिर कुछ लड़कों से छेड़छाड़ करवाकर उसकी वीडियो बनवाने वाला था, जिससे वो बदनाम हो जाती। उसके पापा उसे बचपन से बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह रखा था। जब वो बाहर पढ़ाई कर रही थी, तब एक आतंकी हमले में बाल बची थी। तभी से पेरेंट्स ने उसे वापस बुला लिया और ओवर प्रोटेक्टिव बन गए। पर शायद वही ओवर प्रोटेक्शन उसे नादान और भोली बना गया। पापा ने पहले ही कहा था कि घर से अकेले मत निकलना, लेकिन जब गू यूजे ने मिलने बुलाया तो उसने सबकी बात अनसुनी करके बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर निकल गई। उसे लगा था कि बस एक मुलाकात है, कौन सा आसमान टूट जाएगा। पर उस एक फैसले ने पूरा परिवार तबाह कर दिया। उसके पापा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी कंपनी, अपना नाम, सब कुछ त्याग दिया। बाद में उसके मम्मी पापा को लगा कि अगर उसने सच जान लिया तो वो टूट जाएगी, इसलिए उन्होंने उससे सब छुपा लिया। और उसे तो बस इतना लगा कि गू यूजे मिलने नहीं आया, और वो पेरेंट्स से ही रिश्ता तोड़ बैठी। एक ऐसे लड़के के लिए जिसने बाद में उसका रिश्ता भी तोड़ दिया। जब उसके पापा के पास कुछ नहीं बचा, उसने एक भेड़िए को प्यार समझ लिया और अपनों को दुश्मन। अब जब वो सब सोचती है तो मन करता है खुद का गला घोंट दे। पापा, मम्मी, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं सब कुछ वापस लाऊंगी, एक एक चीज। इसी बीच उसका फोन बजता है। सी ये हान का पर्सनल कॉलर ट्यून। वान वान ने खुद को संभाला, सांस ली और कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही ठंडा, गंभीर आवाज। तुम्हारी क्लास खत्म हो गई? हाँ, क्लास खत्म हो गई, अभी अभी रिहर्सल भी खत्म हुई। प्रिंस इतना अजीब था कि मुझे स्टेज पर ही चक्कर आ गए। मैं तो टीचर से कहने वाली थी कि पार्टनर चेंज कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि ड्रॉ के रिजल्ट नहीं बदले जा सकते। वान वान जानबूझकर अपने स्कूल की बात शेयर कर रही थी, ताकि सी ये हान को लगे कि वो कुछ छिपा नहीं रही। वो चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, शनिवार को फ्री हो? शनिवार? शायद। हाँ, कुछ खास प्लान नहीं है। हर वीकेंड स्कूल वाले बच्चों को घर जाने देते थे, और अगर सी ये हान बुला रहा था तो मना करने का कोई बहाना नहीं था। पर उसकी आवाज में थोड़ा डर आ गया। क्या पता वो 2 दिन के लिए बुलाए और फिर कभी वापस आने ही न दे। दादी तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही जैसे सन्नाटा छा गया। शायद उसे घबराता देख सी ये हान की आवाज थोड़ी और ठंडी हो गई, जैसे उसे पता हो कि वान वान को ये बात कितनी अनकंफर्टेबल लग रही है। अध्याय 52। इतने सस्ते कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? अरे दादी। ये वान वान एक पल के लिए बिल्कुल सन्न रह गई। उसी वक्त उसे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आ गईं। पिछली जिंदगी में भी सी ये हान उसे अपनी दादी से मिलवाने ले गया था। सी परिवार में सी ये हान जिस इंसान के सबसे करीब था, वो थी उसकी दादी। इस परिवार में उनका बहुत ऊंचा दर्जा था। सी ये हान के पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी।
इसलिए दादी ने ही उसे पाला पोसा और बहुत ज्यादा प्यार दिया। ये हान को जो भी पसंद होता था, दादी बिना कुछ सोचे समझे सपोर्ट कर देती थी। लेकिन पिछली जिंदगी में वान वान ने उन्हें बुरी तरह नाराज कर दिया था। जब दादी से मिलने का मौका आया था, तब वान वान ने अपनी बेस्ट फ्रेंड शेन मेंगची से सलाह ली थी और उसने ऐसी ऐसी टिप्स दी जिनसे दादी को वान वान से तुरंत नफरत हो जाए। और वान वान ने भी सब कुछ आंख बंद करके फॉलो किया। दादी से मिलने गई तो भयानक मेकअप में थी, जैसे किसी डरावने शो का हिस्सा हो। ऊपर से चेहरा ऐसा जैसे जबरदस्ती लाया गया हो। न कोई हंसी, न बातचीत। फिर भी दादी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने पोते से इतना प्यार करती थी कि वान वान की बदतमीजी और अजीब लुक को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वान वान ने दादी की एकमात्र कमजोरी पर वार कर दिया, ये हान। वो परिवार के घर में ही थी जब शेन मेंगची का फोन आया। गुयुए का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत नाजुक है। वान वान एकदम घबरा गई। ये हान ने उसे जाने नहीं दिया और फिर झगड़ा होना तो तय था। वान वान उस पर चिल्लाई, उसे काटा तक और यहाँ तक कह दिया, मर क्यों नहीं जाते। ये सुनकर दादी बेहोश हो गई और वहीं से उन्होंने वान वान से नफरत करना शुरू कर दिया। लेकिन वान वान का मकसद पूरा हो गया। दादी रोज ये हान से कहती थी कि उसे छोड़ दो, फिर भी ये हान ने उसे कभी नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद दादी बीमार पड़ी और उनका निधन हो गया। मरते दम तक उनके मन में सिर्फ अपने पोते की चिंता थी और उसके पास खड़ी बीमारी वान वान की भी। ये सब सोचकर वान वान का दिल भारी हो गया। उसे ये हान से चाहे जितनी नफरत हो, पर दादी ने शुरू में उसके साथ दिल से रिश्ता बनाया था। ना कोई घमंड, ना उसकी बदतमीजी की परवाह। फोन के दूसरी तरफ थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर ये हान की ठंडी आवाज आई, छोड़ो फिर। वान वान ने झट से होश में आते हुए कहा, दादी मुझसे मिलना चाहती हैं? तो जरूर मिलेंगे, बस थोड़ी नर्वस हूँ। पहली बार मिल रही हूँ ना। उन्हें क्या पसंद है? उनका कोई शौक? मैं क्या पहनूं? कोई गिफ्ट ले चलूं? इतने सारे सवाल सुनकर फोन के दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। वान वान घबरा गई। हेलो? हेलो? हो अब भी लाइन पर? हाँ। ये हान की आवाज अब भी थोड़ी फीकी थी। तुम मिलना चाहती हो? अरे हाँ, तुमने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। वान वान ने झल्ला कर कहा, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मैं आकर ले जाऊंगा। ये हान बोला, ऐसे कैसे चलेगा? पहली बार किसी के घर जा रही हूँ और तुम कह रहे हो कुछ भी मत लाओ। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत जरूरी होता है। तुम तो बहुत ही सस्ते निकले। वान वान ने नाखुश होकर कहा, ऐसा करो, शनिवार को थोड़ा जल्दी आ जाना, पहले साथ में शॉपिंग करेंगे। चाहे वो पहले वाली गलती की वजह से हो या इसलिए कि दादी ही एकमात्र थी जो ये हान को कंट्रोल कर सकती थी। वान वान ने ठान लिया था, इस बार दादी के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। अध्याय 53, गुणों से होती है शादी। शनिवार की दोपहर, छोटे से सुनसान गली में किंगहे हाई स्कूल के उत्तर वाले गेट के पास एक बेहद लग्जरी बेंटली कार खड़ी थी। ये गाड़ी वहां की टूटी फूटी दीवारों और दरारों वाली सड़क के बीच एकदम अजनबी सी लग रही थी। गाड़ी का काला रंग बाहर से तो सिंपल था, लेकिन अंदर का नजारा बस पूछो मत। असली लेदर की सीटें, महंगे वेलवेट के कंबल और हल्की सी भीनी भीनी खुशबू वाला ऑटोमेटिक एसी, जैसे किसी 5 स्टार होटल का कमरा हो। सीट पर बैठा आदमी एकदम परफेक्ट फिट काले सूट में था। चेहरा हमेशा की तरह ठंडा, हैंडसम लेकिन भावहीन। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। शायद कई रातों से ठीक से सोया नहीं था। इस थकी लेकिन तीखी नजर ने उसे और डरावना बना दिया था। वो खिड़की के बाहर देखता हुआ कहीं खोया हुआ था। ड्राइवर सीट पर बैठा था सूजे। उसकी भी हालत कुछ अलग नहीं थी। आंखों के नीचे भयानक डार्क सर्कल और चेहरा मुरझाया हुआ। साफ था कि वो भी पूरी रात सो नहीं पाया। और क्यों नहीं? आखिरकार उसके मालिक ने वान वान को अपनी दादी से मिलवाने का फैसला जो कर लिया था,
अब भला बताओ, क्या दादी को डराने के लिए लाएंगे उस लड़की को? ऊपर से उस लड़की का झगड़ालू स्वभाव, जैसे हर जगह तूफान ला दे। और दादी कौन है? वही तो है जिनकी वजह से मास्टर को परिवार का वारिस बनने में सबसे ज्यादा मदद मिली थी। अगर पुराने घर में कुछ गड़बड़ हो गई, तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सुई अब तक ये सोचता रहा कि शायद मास्टर बस टाइम पास कर रहे हैं, जो चीज नहीं मिलती वही और ज्यादा चाहने का क्रेज। लेकिन अब तो वो सीरियस लग रहे थे। दादी से मिलवाने ले जा रहे हैं। सुई के मन में बार बार वही पुरानी कहावत गूंज रही थी, शादी सूरत से नहीं, सीरत से होती है। और अगर मास्टर उस अजीब सी लड़की से जिद करके शादी कर बैठते हैं, तो एक दिन भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो सोचता रहा, डरता रहा, और फिर बोल ही पड़ा, मास्टर, मुझे पता है आपको ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको समझाना। दादी इस परिवार की सबसे ताकतवर महिला है। उनका दिल दुखा तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। अगर आप बस यूं ही जिन गार्डन में उसे रखे होते तो बात और थी, लेकिन अब तो आप उसे सी फैमिली की भविष्य की बहू बना रहे हैं। और मिस ये का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। अभी वो बोल ही रहा था कि पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, जिसने उसकी सांस रोक दी। तुम्हें किसने कहा कि ये एक संभावना है? पूरी गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर उसी आवाज में दो और शब्द निकले, इतने ठंडे कि जैसे कमरे में बर्फ पड़ गई हो। सिर्फ एक, मतलब एक ही लड़की है जो सी घर की बहू बनेगी। सुई का दिल धक से रह गया। कुछ कहना चाहा, लेकिन पीछे से जो नजर मिली, उसमें ऐसा डर था कि उसकी जुबान वही बंद हो गई। वो बस स्टीयरिंग थामे बिल्कुल अकड़ा हुआ बैठ गया। गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम जम गया। और तभी दूर से हल्के हल्के कदमों की आवाज आई। सुई ने अपनी लाल आंखों से उस दिशा में देखा, और देखा एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में बैक गेट से चलती आ रही थी। ना कोई मेकअप, ना कोई तामझाम, बस एक नीले रंग का बैग, काले चमकते बाल एक पोनीटेल में बंधे हुए, और वही स्कूल की नीली सफेद लंबी कमीज और पैंट पहने। कपड़े तो थोड़े अजीब लग रहे थे, डिजाइन में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन उसकी दूध जैसी गोरी चमकदार स्किन और वो मासूम सी एनर्जी, जैसे हर चीज को ताज़ा कर दे। वो किसी बड़े घर की फैशन क्वीन जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी सादगी में ही कुछ था जो दिल को छू गया। सुई ने जब ध्यान से देखा, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ये वान वान है। अध्याय 54। उसके काम ही सब बयां कर देते हैं। ये वान वान ने सोच समझकर फैसला किया था कि वो दादी से स्कूल यूनिफॉर्म में ही मिलेगी। भले ही सी ये हान की दादी का रुतबा कितना भी ऊंचा क्यों न हो, पर दुनिया की सारी दादी नानियां एक जैसी ही होती हैं, साफ सुथरी, शरीफ और सादी लड़कियों को पसंद करती है। और भला स्कूल यूनिफॉर्म से ज्यादा मासूम और आज्ञाकारी दिखने वाला क्या हो सकता है? जहां तक चेहरे की बात है, उसने बस रात को एक फेस मास्क लगाया था और अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो किया था। कोई मेकअप नहीं, बालों को टाई कर एक प्यारी सी पोनीटेल बना ली थी, जिससे उसका साफ माथा और ज्यादा सुंदर लग रहा था। अब जरा सोचो, सुई जो हमेशा ये वान वान की डरावनी और बुरी इमेज लेकर चलता था, जब उसने उसे देखा तो वो तो जैसे कुछ पल के लिए जड़ ही हो गया। वो जल्दी से घबराकर गाड़ी से उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। फिर मिरर से उसे चुपचाप घूरता रहा, जैसे सोच रहा हो, ये वही लड़की है, क्योंकि पिछली ये वान वान तो हर बार मास्टर के साथ पंगे लेती थी। अजीबोगरीब कपड़े, बदतमीजी और हर मौके को झगड़े में बदल देने की टैलेंट। लेकिन आज तो वो एकदम सीधी सादी लड़की लग रही थी। आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? गाड़ी में बैठते ही वो ये हान के पास वाली सीट पर बैठ गई, और बैठते ही एकदम से बोल पड़ी, वाह, बाहर से तो गाड़ी सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से तो जैसे कोई होटल का प्रेसिडेंशियल सूट हो। फैमिली ने सच में ये हान के आराम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर उसने अपना बैग गोदी में रखा और कहने लगी, मैं सोच नहीं पाई थी कि रुकना पड़ेगा या नहीं,
ऊपर से होमवर्क भी अधूरा है तो साथ ले आई। बैग से एक छोटी सी नोटबुक निकालते हुए बोली, ये है मेरी गिफ्ट लिस्ट। सोच रही हूँ वान चुनहॉल से कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स ले लूँ, फिर मॉल से कुछ कपड़े, बैग, स्कार्फ वगैरह। लेकिन मुझे दादी की पसंद का अंदाजा नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा। और हाँ, पैसे मेरे पास नहीं, तो सिलेक्शन मैं करूंगी, खर्चा तुम उठाओगे। इतना सब बोलते हुए उसके माथे पर हल्का पसीना था, और जिस तरह वो अपनी छोटी सी बुकलेट में मग्न थी, उसकी आंखों में चमक थी, एक प्यारी सी सच्चाई सी। ये हान की नजरों में जैसे एक सोच घूमने लगी। वान, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तो तुम्हें जिंदगी भर वही झूठ निभाना होगा। लेकिन ये वान तो अभी भी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई। फिर सी ये हान का चेहरा धीरे धीरे करीब आया, उसकी सांसें उसके चेहरे से टकराई, और फिर एक हल्की सी टीस उसके होंठों पर। ये वान पूरी तरह से कंफ्यूज। अब ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, कहीं मेरी ड्रेसिंग की वजह से तो नहीं? फिर उसने थोड़ी मासूमियत से कहा, अरे, तुम्हें मेरा लुक पसंद नहीं आया? देखो, आज दादी से मिलने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मेकअप ना ही करूं तो बेहतर है। बड़े लोग वैसे भी सादगी पसंद करते हैं, तो थोड़ी एडजस्ट कर लो। ये सुनकर सी ये हान थोड़ी देर के लिए ठहर गया। उसकी नज़र उसके गालों, गर्दन और कमर पर गई, जो कि यूनिफॉर्म में ढकी हुई थी। और फिर उसकी आंखों में छुपी ठंडी बर्फ जैसे जल गई कोई आग, और उसने फिर से उसे चूमा, इस बार एकदम गहराई से, जैसे अब वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। पहले वाला किस सिर्फ सतह को छूता था, अब वाला तो पूरी तरह से उसकी भावनाओं को बयां कर रहा था, साफ साफ। सी ये हान ने साफ बता दिया, तुम कैसी दिखती हो, मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं तो दीवाना हो गया हूँ। अध्याय 55। एक राहत की सांस। सू यी ने जब पीछे देखा तो जो सीन चल रहा था, वो तो बिल्कुल 18+ ओनली टाइप लग रहा था। एकदम लाल हुआ चेहरा लिए उसने झट से कार की पार्टीशन विंडो ऊपर कर दी। हे भगवान, स्कूल यूनिफॉर्म में मास्टर और ये वान को साथ देखकर अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। इसके बाद ये वान पहले तो सी ये हान को लेकर वान चुनहॉल गई, और फिर शहर के सबसे महंगे मॉल में शॉपिंग के लिए घूमने लगी। हर्बल टॉनिक और सप्लीमेंट्स तो एकदम आसान थे, बस बोला, और सी ये हान ने सबसे महंगे वाले सिलेक्ट कर दिए। बाकी चीजों में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सी ये हान की कड़क पसंद ने चीजों को आसान बना दिया। वैसे भी दादी माँ के लिए गिफ्ट्स क्या हों, वो मायने नहीं रखता था। उनके पास पहले ही सब कुछ था। ये सब तो बस तमीज का तकाजा था। गिफ्ट्स खरीदने के बाद कार धीरे धीरे सी फैमिली के पुराने हेरिटेज हाउस की ओर बढ़ने लगी। लगभग 1 घंटे बाद ये वान की नज़र उस जानी पहचानी हवेली पर पड़ी। ये एक पुरानी चीनी स्टाइल की भव्य हवेली थी। जब कार बड़े घुमावदार दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, तो मुख्य घर तक पहुंचने में 10 मिनट लग गए। मुख्य दरवाजे पर एक बूढ़े हाउसकीपर खड़े थे, पूरी तरह प्रेस किया हुआ यूनिफॉर्म, सुनहरी फ्रेम वाला चश्मा और एकदम प्रोफेशनल अंदाज। जैसे ही सी ये हान की गाड़ी रुकी, हाउसकीपर तुरंत आगे बढ़े, झुके और सम्मान से बोले, नवम युवा मालिक। सी ये हान ने हमेशा की तरह बिना कोई एक्सप्रेशन दिए हल्की सी हूँ कहकर जवाब दिया। हाउसकीपर की नज़र अब सी ये हान के बगल में बैठी लड़की पर पड़ी। सी ये हान हमेशा से ही कम मिलनसार, अजीब और मूडी रहे हैं, और उन्हें लड़कियों का पास आना भी बर्दाश्त नहीं होता था। दादी माँ ने तो ना जाने कितनी लड़कियां भेजीं, पर कोई भी सी ये हान के दिल तक नहीं पहुंच पाई। और आज वो खुद किसी लड़की को साथ लेकर पुराने घर आ गए। हैरान तो दादी माँ होंगी ही, हाउसकीपर खुद भी अवाक था। और जब देखा कि लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में है, तो हाउसकीपर की हैरानी डबल हो गई। इतनी छोटी लड़की! उसने तो सोचा था कि सी ये हान को किसी एलिगेंट, मैच्योर और ग्रेसफुल लड़की से लगाव होगा, जैसे मिस रुओशी। लेकिन ये लड़की, भले ही दिखने में छोटी हो,
लेकिन उसकी आंखें साफ थी, चेहरे पर एक मासूम रौनक थी, बिना मेकअप के भी दमक रही थी। शक्ल से तो सी ये हान के साथ जच रही थी, बस अभी कैरेक्टर का अंदाजा नहीं था। क्योंकि लड़की को सी ये हान खुद लेकर आए थे, इसलिए हाउसकीपर ने पूरे सम्मान से कहा, शायद आप ही मिसे होंगी। नमस्ते, मैं इस पुराने घर का हाउसकीपर हूँ, झोंगली। नमस्ते, हाउसकीपर झोंग। ये वान वान ने बहुत विनम्रता से कहा और चुपचाप खड़ी रही। घर में पहली बार कदम रख रही थी, इसलिए शालीनता और सादगी ही बेहतर विकल्प था। ये वान वान ने झोंगली को देखा और पुरानी यादें आंखों के सामने तैर गईं। पिछले जीवन में जब वो अपने हरे रंग की विग और डरावने मेकअप में यहाँ आई थी, हाउसकीपर का चेहरा हरा पड़ गया था और वो सीने पर हाथ रखकर बेहोश होते होते बचे थे। और दादी माँ, उनकी शांति और गर्मजोशी के आगे वो हैरान रह गई थी। अब आज हाउसकीपर खुद उसे पसंद कर रहा था, क्योंकि वो शांत, सिंपल और शर्मीली लग रही थी। झोंगली मुस्कुराए और बोले, नवम युवा मालिक, मिस ये, आइए अंदर चलिए, दादी माँ तो सुबह से आपका इंतजार कर रही है। घर में फिर से कदम रखते हुए ये वान वान की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई और उसका हाथ अचानक से कस गया। दिल में अजीब सी घबराहट थी। क्या मैं वाकई इस बार सब कुछ बदल सकती हूँ? सी ये हान भी जैसे कुछ महसूस कर रहे थे। घर में कदम रखने से पहले उन्होंने एक पल को रुककर अपनी नज़र अपने बाएं हाथ पर डाली और देखा कि ये वान वान का नन्हासा हाथ उनके हाथ को कसकर पकड़ रखा था। ये वान वान को खुद भी एहसास नहीं हुआ था कि नर्वसनेस में उसने पास की चीज पकड़ ली थी, और वो निकला सी ये हान का हाथ। वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और अपना हाथ हटाने ही वाली थी, पर उससे पहले ही सी ये हान ने उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया और चुपचाप चल पड़े। उसका हाथ गर्म था, रेशम जैसा मुलायम, और ये वान वान के मन में जाने क्यों एक राहत सी महसूस हुई। भले ही जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी, वो इंसान अभी उसके ठीक बगल में चल रहा था। अध्याय 56। हाथों में हाथ डाले छोटा सा कपल। सी फैमिली की दादी माँ को पहले ही नौकरों ने बता दिया था कि सी ये हान और उसकी गर्लफ्रेंड आ रहे हैं, इसलिए वो डाइनिंग हॉल में बेचैनी से चहलकदमी कर रही थी। उन्हें सू यी से लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया था। पहली बार सुनकर तो वो चौंक गई कि लड़की अभी स्कूल में सीनियर ईयर में है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, चलो उम्र थोड़ी कम है लेकिन समझदार और परिपक्व लगती है। हाँ, लड़की का परिवार अच्छा नहीं था और सी फैमिली जैसे खानदान के सामने तुलना तो बनती ही नहीं थी। पर अगर नवा पोता खुश है तो बाकी सब बातें मायने नहीं रखती। सबसे जरूरी बात ये थी कि लड़की का स्वभाव कैसा है और क्या वो वाकई में सी ये हान से सच्चा लगाव रखती है या नहीं। जैसे ही दरवाजे की तरफ से कदमों की आवाज आई, दादी माँ ने जल्दी से उधर देखा। आगे आगे हाउसकीपर चल रहा था और उसके पीछे उनका पोता, हमेशा की तरह बर्फ जैसे चेहरे वाला। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी बाह पर एक हल्के नीले रंग का स्कूल बैग टंगा हुआ था और उसके साथ चल रही थी एक प्यारी सी लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में। लड़की का चेहरा एकदम मासूम और चमकदार था, जैसे कोई आड़ू के फूल सा गुलाबी। बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसकी पूरी शक्ल सूरत से शराफत और मासूमियत टपक रही थी। पर जो बात दादी माँ को सबसे ज्यादा चौंका गई, वो ये थी कि दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। उन्हें अपने पोते की आदतें बहुत अच्छे से पता थी। सी ये हान को कोई औरत पास आ जाए, ये भी उसे पसंद नहीं, और यहाँ तो वो खुद उसका हाथ पकड़े हुए था। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने पोते को किसी लड़की को इस तरह पास आने दिया। बस यही देखकर दादी माँ के चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान आ गई। सी ये हान ने ये वान वान का हाथ पकड़े रखा और दादी माँ के पास आकर बोला, दादी माँ। दादी माँ ने ध्यान से ये वान वान को देखा और उनकी आंखों में एक नरम सी ममता चमकने लगी। वो बहुत ही प्यार से बोली, ये वान वान ही होगी ना? जल्दी से मेरे पास आओ, बच्ची। ये वान वान ने एक नज़र सी ये हान की तरफ देखी
और फिर शराफत से आगे बढ़कर बोली, नमस्ते दादी माँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। दादी माँ एकदम खुश हो गई। फिर सुई की तरफ देखा जो पीछे से ढेर सारे बैग्स लिए आ रहा था और बोली, अरे बेटा, इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि खुद आ जाना, वही काफी है। भले ही उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। घर में भले ही सब कुछ था, लेकिन ये गिफ्ट्स उस लड़की की तरफ से थे, जो शायद उनकी बहू बनने वाली थी। तो इनका महत्व बिल्कुल अलग था। तभी रसोई से एक नौकर आया और बोला, मैडम, खाना तैयार है। बहुत बढ़िया टाइमिंग है। चलो, खाते खाते बात करते हैं। दादी माँ को लगा कि ये वान वान थोड़ी झिझक रही है, तो उन्होंने तुरंत माहौल हल्का करने के लिए बोला, हमारे यहाँ ज्यादा नियम कायदे नहीं हैं, बस आराम से रहो। उन्होंने प्यार से ये वान वान का हाथ पकड़ लिया और डाइनिंग टेबल की ओर चल पड़ी। अपने पोते को पीछे छोड़ दिया। सीए हान ने अपना स्कूल बैग हाउसकीपर को दे दिया और अपने लंबे कदमों से टेबल की ओर बढ़ गए। अब दादी माँ और ये वान वान आपस में ऐसे बात कर रही थी जैसे कई बार मिल चुकी हों। वान वान बेटा, 12वीं की पढ़ाई बहुत थकाऊ होती होगी ना? कहीं मेरे बुलाने से पढ़ाई में कोई रुकावट तो नहीं आई? दादी माँ का ये गर्मजोशी और अपनापन देखकर ये वान वान का डर थोड़ा कम हो गया। फिलहाल तो लग रहा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा गया है। ये वान वान ने सिर हिलाया। नहीं दादी माँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। शनिवार और रविवार को तो वैसे भी स्कूल नहीं होता। दादी माँ हंस पड़ी। अरे, ये बच्चा, तुम्हारा ये हान, मुझे तो बताता भी नहीं कि किसी को पसंद करता है। एक दिन मैंने देखा कि फोन में कुछ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो इतनी देर से? तब जाकर बताया कि गर्लफ्रेंड का मैसेज पढ़ रहा हूँ। बस फिर क्या, मैं तो चौंक गई। तुरंत कह दिया, ले आओ उस लड़की को घर, मैं मिलूंगी। ये वान वान के चेहरे पर एकदम से हैरानी आ गई। क्या? ये हान, वो भी मुस्कुराए? और वो भी मेरे मैसेज पर? वो पल उसके लिए शॉकिंग और प्यारा दोनों था। अध्याय 57। वो इतना बच्चा तो नहीं होगा, है ना? डाइनिंग हॉल में माहौल एकदम शांत और सुकून भरा था। दादी माँ अब भी ये हान के किस्से सुना रही थी। कभी बचपन की बातें, कभी उसके बचकाने स्वभाव की, तो कभी उसकी आदतों की। और हैरानी की बात ये थी कि ये हान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ज्यादा बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन दादी माँ के सामने उसका रूख काफी नर्म और मानवीय लग रहा था। उसके आम तौर पर ठंडे और सख्त रवैये से बिल्कुल उल्टा। दादी माँ ने पूरा टेबल तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से भर दिया था। ये वान वान ने सोचा था कि पहली बार मिलने आई है तो थोड़ा संयम रखेगी, ज्यादा खाएगी नहीं। लेकिन ये हान खुद चुपचाप उसका प्लेट भरता जा रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, बस चॉपस्टिक से खाना उठाकर उसकी प्लेट में डालता जा रहा था। और देखते देखते ये वान वान 3 कटोरे चावल साफ कर चुकी थी। बस करो और मत दो खाना, अब और नहीं खा सकती, ये वान वान ने थोड़े रोने वाले अंदाज में कहा, क्योंकि उसकी प्लेट में अब भी एक छोटा सा पहाड़ बना हुआ था। वो नहीं चाहती थी कि दादी माँ सोचें कि ये लड़की तो जैसे भूख की देवी है। ये हान ने उसकी मासूम सी भरी हुई आंखों को देखा, फिर शांत भाव से हाथ बढ़ाया, उसका कटोरा उठाया और खुद ही उसका बचा हुआ खाना खा गया। ये वान वान हक्की बक्की रह गई। ये क्या? ये बंदा तो खाने पीने में बड़ा चुस्त और साफ सुथरा था न। फिर उसने सोचा, चलो, कम से कम उसने मेरी प्लेट का बोझ हल्का कर दिया तो अच्छा ही किया। दादी माँ ये सब देखकर खुशी से भर उठीं। उनके पोते और इस लड़की की आपसी समझ और अपनापन साफ झलक रहा था। उन्हें अच्छा लगा कि लड़की बिल्कुल नकचढ़ी नहीं है, जैसे कुछ रईस लड़कियां होती हैं जो 2 निवाले में ही पेट भर गया बोल देती है। खाने के बाद दादी माँ ने थोड़े अपनापन भरे लहजे में कहा, नोवे, ये वान वान पहली बार घर आई है, इसे जरा घर घुमा लाओ, थोड़ा दिखा दो इधर उधर। ये हान ने हल्के में कहा, ठीक है दादी माँ,
हम चलते हैं, ये वान वान ने प्यारे से अंदाज में कहा, और फिर सी ये हान के पीछे पीछे बिल्कुल आज्ञाकारी अंदाज में चल पड़ी। बाहर रात ठंडी थी, आसमान तारों से भरा हुआ था और हवा में फूलों की भीनी सी खुशबू घुली हुई थी। हालांकि ये जगह जिन गार्डन जितनी आधुनिक और शानदार नहीं थी, लेकिन इसका अपना एक पुराना शाही एहसास था। खाने के बाद टहलना अच्छा लग रहा था। ये वान वान को तब एहसास हुआ कि जब से वो इस घर में आई थी, जो बेचैनी थी, अब वो गायब हो चुकी थी। पर तभी सी ये हान की चाल में थोड़ी बेरुखी सी लगने लगी। खाते समय तो सब ठीक था, लेकिन अब उसने ध्यान से उसकी शक्ल देखी, और सच में उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। और तो और वो तेज तेज चलने भी लगा था। ये वान वान के छोटे कदम उसकी चाल के साथ मेल नहीं खा पा रहे थे, और वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। अब मैंने क्या कर दिया? उसने सोचते हुए माथा ठोंका। क्या मैंने दादी माँ से कुछ गलत कह दिया? शायद नहीं। उसे अंधेरे से थोड़ा डर भी लगता था। जब कोई साथ हो तो ठीक, वरना अकेले में वो घबरा जाती थी। और अब तो सी ये हान अंधेरे में आगे बढ़ता जा रहा था, वो पीछे छूटती जा रही थी। अब सोचने का टाइम नहीं था। ये वान वान ने दौड़कर उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही उसका हाथ सी ये हान के हाथ में आया, उसे लगा जैसे सारी ठंडक और नाराजगी हवा हो गई। उसने झपकते हुए सोचा, क्या सच में ये बंदा इसलिए चुप और खफा था क्योंकि मैंने चलने के समय उसका हाथ नहीं पकड़ा? नहीं, सी ये हान इतना बच्चा थोड़ी ना होगा। होगा क्या? अध्याय 58। गहरी नींद में। ये वान वान को लग रहा था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन फिर भी जो भी बात हो, हाथ पकड़ के चलना ज्यादा सेफ है, वरना पता चला अकेले ही कहीं गुम हो गई। इतना बड़ा घर है, बंदा आँख झपकाए और अगले ही पल आप अकेले। जब उसने सी ये हान का हाथ पकड़ा तो उसने बस अपनी चाल थोड़ी धीमी कर दी, कुछ बोला नहीं, बस शांति से उसे घर का टूर करवा रहा था, जैसे गार्डन में घूमने निकले हों। थोड़ी देर बाद जब वो फिर से एक और चक्कर काटने को तैयार लग रहा था, तो ये वान वान ने हाथ जोड़ लिए। भाई साहब, अब बस करो, वो बोली। सी ये हान, अब और नहीं चला जाता, पैरों में जान नहीं बची, चलो थोड़ा बैठते हैं ना। सी ये हान ने एक नज़र घुमाई उसकी तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन तो और चलने का था, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप उसे एक लंबी सी लकड़ी की बेंच पर ले जाकर बैठा दिया। हाय, जान में जान आई। ये वान वान ने राहत की लंबी सांस ली, हाथ ढीला किया, शरीर स्ट्रेच किया, और हल्की सी मुस्कान के साथ बुदबुदाई। दादी माँ तो बहुत स्वीट हैं यार, मुझे लगा था कहीं मुझे पसंद ना करें। सी ये हान ने एक पल को अपने खाली हाथ की तरफ देखा, फिर आसमान में टकटकी लगाए वापस देखने लगा, और फिर बस एक ही लाइन बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। असल में ये वान वान भी जानती थी कि दादी माँ को उसका अच्छा लगना सी ये हान की वजह से था। जैसे कहते हैं ना, जहाँ राजा वहीं प्रजा प्यारी। बस जब तक वो कोई बड़ी गड़बड़ नहीं करती। ये पहली मुलाकात तो पास मानी जा सकती थी, और अगर थोड़ा बहुत प्यार सी ये हान को दिखा भी दिया तो क्या बुरा है भाई, बोनस पॉइंट्स ही मिलेंगे ना। फिर उसने एक मजेदार सवाल पूछ लिया, वैसे एक बात बताओ सी ये हान, दादी माँ तुम्हें छोटे नुवेज कहती हैं और बाकी सब नुवे यंग मास्टर, ऐसा क्यों? तुम्हारा तो एक ही भाई है, तो तुम तो सेकंड नंबर पर हुए ना। सी ये हान अब भी आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, बचपन से ही मेरी तबीयत बहुत कमजोर थी, तो नाम बदल के नोवा कर दिया ताकि बुरी किस्मत से बच सकें। ये वान वान ने सर हिलाया। ओह, मतलब जैसे कुछ लोग बच्चों का नाम थोड़ा अजीब रखते हैं ताकि बुरी नजर न लगे, वैसा ही सीन है। सी ये हान ने बस इतना कहा। भाई सही है, चाहे सच हो या नहीं, सतर्क रहना ही समझदारी है। अब सोचो, जो लड़का बचपन से ही मौत को धोखा देता आ रहा हो, जिसने बचपन में ही अपने पापा को एक हमले में खो दिया हो, खुद मरते मरते बचा हो,
और आज जिंदा यमराज बना घूम रहा हो, तो उस पर दादी माँ जान लुटाएंगी ही ना। इसी टॉपिक पर बातें करते करते ये वान वान से मुंह से निकल गया एक टेढ़ा सवाल। वैसे सी ये हान, इतने बढ़िया लड़के को नींद क्यों नहीं आती? क्या मसला है? अब बस पूछना था और माहौल एकदम सीरियस मोड में चला गया। वो सोच ही रही थी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया कि तभी उसके कंधे पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने धीरे से सिर मोड़ा और देखा सी ये हान उसके कंधे पर सिर टिका के सो गया था। हे भगवान! ये वान वान की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। वो हिल भी नहीं रही थी, कहीं उसकी नींद न टूट जाए। इतने साइलेंट माहौल में उसके धीमे धीमे सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब दिक्कत ये थी कि रात ठंडी थी। वो ऐसे ही सोता रहा तो जुकाम पक्का है। ये वान वान तो टेंशन में आ गई। अब उठाऊं? ना उठाऊं? शॉल लाकर ढक दूं क्या? लेकिन उसे क्या पता था, थोड़ी ही दूर दो लोग छुपकर ये पूरा सीन देख रहे थे। दादी माँ, जो सोच रही थी कि दोनों अभी तक लौटे क्यों नहीं, खुद ही नौकर के साथ उन्हें देखने निकल आईं। और जब उन्होंने देखा कि उनका पोता एक लड़की के कंधे पर सिर रख के सो रहा है, तो वो बस वही खड़ी की खड़ी रह गई, हैरान परेशान। अरे बाप रे! ये कैसे हो गया? अध्याय 59। ये कैसे सो गया? अब देखो भाई, बुजुर्ग जोंग, जो सालों से घर के पुराने किस्से कहानियां जानते हैं, उन्हें भी जब ये सीन दिखा, सी ये हान किसी के कंधे पर सिर रखकर चैन की नींद सो रहा है, तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। उन्होंने हैरानी से कहा, बुजुर्ग मैडम, ये क्या देख रहे हैं हम? दादी माँ तो वैसे ही पहले से थोड़ी चिंता में थी। धीमे धीमे कदमों से वो दोनों की तरफ बढ़ी। एकदम सस्पेंस फिल्म वाला सीन बन चुका था। ये वान वान ने दादी माँ को पास आते देखा तो झटपट उठने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब सी ये हान ने उसके कंधे पर ऐसा सिर टिकाया था जैसे पूरे हफ्ते की थकान यही उतारनी हो, तो बेचारी हिल भी नहीं पाई। दादी माँ, उसने धीरे से कहा, थोड़ी घबराहट के साथ। दादी माँ कंफ्यूज थी, फिर भी धीरे से बोली, वान वान, ये छोटा नवा, अब ये वान वान को पता था कि इस बंदा को अगर नींद से जबरदस्ती उठाया तो सारा जॉम्बी मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन दादी सामने खड़ी थी, तो उसने धीरे से उसे हिलाया। सी ये हान, उठो न। पर भैया, उठने के बजाय उसका माथा हल्का सा सिकुड़ गया। चेहरा ऐसा बना जैसे कोई उसका आराम छीन रहा हो। वान वान तो एक पल को डर ही गई। अब गया काम से, ये उठते ही डेथ ग्लेयर देगा। तभी दादी माँ ने पूरा सीन देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। वो बोली, नहीं वान वान, मत उठाओ उसे, ये बच्चा वैसे ही बहुत कम सोता है, सोने दो। ये सुनते ही वान वान की जान में जान आई। उसने फटाफट सी ये हान के बालों को हल्के से सहलाया, जैसे कोई बच्चे को थपकी देकर सुलाता है, और बोली, दादी माँ, कोई चादर वादर है क्या? ऐसे तो ठंड लग जाएगी। दादी बोली, हाँ, है। जोंग, जल्दी से ले आओ। जोंग अंकल दौड़ते हुए गए और एक नरम सी स्लेटी चादर ले आए। शुक्रिया अंकल जोंग, वान वान ने कहा और चादर सी ये हान को ओढ़ा दी। अब जैसे ही वो सुकून से सोने लगा, उसके चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई। दादी माँ भी अब और पास नहीं आई, बस आंखों से इशारा किया और चुपचाप वहां से निकल गई। पर रुकिए, वो कहीं दूर नहीं गई। थोड़ी दूर पे खड़ी रहीं और अपने पोते को इस हाल में देखती रहीं। आंखों में आंसू छलकने लगे। वो बोली, जोंग, तुरंत जाओ, डॉक्टर मो और सू यी को बुलाओ। जोंग अंकल फौरन भागे और थोड़ी ही देर में मो शुआन, डॉक्टर, और सू यी, बॉडीगार्ड सेक्रेटरी टाइप, को ले आए। दोनों को लगा कि शायद दादी माँ उन्हें वान वान से मिलवाना चाहती है, लेकिन जब दादी माँ ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, मोशवान, तुमने ही तो कहा था कि छोटा नवा बहुत बुरी हालत में है। हिप्नोटिज्म भी अब असर नहीं कर रहा और वो कई दिन नहीं सोता, है ना?
डॉक्टर मो श्वान ने गंभीरता से सर हिलाया। जी, ये सही है। फिर दादी माँ ने अपनी उंगली से सामने की तरफ इशारा किया और बोली, तो फिर ये क्या है? जाके देखो खुद। दोनों की नजर गई उस बेंच की तरफ, जहां सी ये हान एक लड़की के कंधे पर टिका हुआ सुकून से सो रहा था। डॉक्टर मो की आंखें फटी की फटी। ये तो, दादी माँ बोली, मैं खुद चेक कर चुकी हूँ। वो सो रहा है, गहरी नींद में, और मैं आधा घंटा से यहीं से देख रही हूँ। उसे नींद आई है। डॉक्टर मो अब तो पूरा शॉक में थे। बिना हिप्नोटिज्म के 9 मास्टर सो गए? सु यी भी एकदम बुद्ध बन गया। ये हुआ कैसे? अध्याय 60। वान वान, कोई नींद की गोली है क्या? अब देखो। दादी माँ का चेहरा एकदम गंभीर था। उन्होंने दूर बेंच पर सोते हुए अपने पोते की तरफ देखा और धीरे से बोली, अब देखो जरा। रात को खाने के बाद मैंने छोटे नुवे को बोला था कि वान वान को घर के आसपास थोड़ा घुमा लाओ। पर जब बहुत देर हो गई और दोनों लौटे ही नहीं, तो मैं खुद निकल पड़ी ढूंढने। और जब पहुंची तो देखा छोटा नवा वान वान के कंधे पर सिर टिकाए गहरी नींद में। अब बताओ, नींद में वो भी सी ये हान, जो बंदा सालों से नींद को तरस रहा था, वो ऐसे आराम से कंधा पकड़ के खर्राटे मार रहा है। डॉक्टर मो श्वान ने तो माथा ही पकड़ लिया। ये कैसे हो गया? मैं इतने सालों से उसके साथ हूँ, कभी भी उसे बिना हिप्नोटिज्म के सोते नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो मेरी आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाती। तभी सु यी को कुछ याद आया। उसकी आंखों में एकदम चमक आ गई और बोला, नहीं, ये पहली बार नहीं है। डॉक्टर मो और दादी माँ एक साथ बोले, पहली बार नहीं? क्या मतलब? सु यी ने सोचना शुरू किया और बोला, मुझे याद है, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था। छोटा नवा भी तब वान वान के साथ ही था, जिन गार्डन में लिविंग रूम के सोफे पर। उन्होंने वान वान को बाहों में लिया और पूरी रात सोते रहे। पूरी रात? मो श्वान का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, मुझे भी बहुत झटका लगा था। वो रात 10 बजे सो गए और सुबह 6 बजे उठे, पूरे 8 घंटे की नींद। अब तो डॉक्टर मो ने माथे पर हाथ रख लिया। अरे भाई, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ये तो बहुत बड़ी बात है। सु यी बेचारा भोला सा चेहरा बनाकर बोला, मुझे लगा वो बहुत थके हुए थे, इसलिए सो गए होंगे। और फिर मुझे लगा, शायद खुद आपको बता देंगे। मो श्वान ने लंबी सांस ली। हाँ, जैसे वो खुद कभी कुछ बताएंगे। फिर डॉक्टर बोले, और कोई ऐसा मौका याद है जब वो वान वान के साथ थे और सो गए? सु यी ने सोच के कहा, शायद एक और बार हुआ था, लेकिन पक्का नहीं कह सकता। जिस दिन हम मेडिकल चेकअप के लिए पुराने घर आए थे, उससे एक रात पहले 9 मास्टर स्कूल गए थे वान वान से मिलने। सुबह होने से पहले वो वापस जिन गार्डन लौटे। मैं पूरी रात कार में इंतजार करता रहा, करीब 6 घंटे। जब वो लौटे तो चेहरा ऐसा था जैसे अभी अभी सोकर उठे हों। शायद उन 6 घंटों में उन्होंने वान वान के साथ नींद पूरी की हो। अब डॉक्टर मो श्वान सोच में पड़ गए। अगर ये सब सच है, तो तीनों बार जब उन्होंने नेचुरली नींद ली, वान वान उनके पास थीं। सु यी ने सिर हिलाया। लगता तो ऐसा ही है। अब दादी माँ का दिल तो जैसे बल्लियों उछल पड़ा। उन्होंने कहा, मतलब जब भी वान वान पास होती है, छोटा नवा आसानी से सो पाता है? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन डॉक्टर मो थोड़े सावधानी से बोले, दादी माँ, अभी इतना एक्साइटेड मत होइए। हमें थोड़ी और ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। अब तक के रिश्ते में ये सिर्फ 3 बार हुआ है। दादी माँ थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन फिर उन्होंने सु यी की तरफ देखा और बोली, सु यी, तुम तो हर वक्त उसके साथ रहते हो। अब ध्यान रखना और देखना कि असली वजह क्या है। सु यी ने एकदम सीधा होकर जवाब दिया, जी, बिल्कुल। तो अब सवाल ये है, क्या वान वान सी ये हान की नींद की असली दवा है, या फिर दोनों के बीच कोई ऐसा जादू है जो साइंस भी नहीं समझ पा रहा?